हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो वेलकम टू तैयारी अप टू सक्सेस। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन कवर कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास को, और प्राचीन भारत के इतिहास का एक वीडियो एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि अपन ने डिस्कस किया था प्राचीन भारत और पूरी ओवरऑल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। कि हिस्ट्री का मैंने आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था कि अपन सिलेबस बताया था हिस्ट्री के लिए कि हिस्ट्री के आखिरकार सिलेबस में क्या क्या चीज़ अपन पढ़ते हैं। और दोस्तों अपन ने सीधा दो स्टार्ट कर लिया है, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। तो दोस्तों आज अपन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो आपको पता होगा दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में ही कुछ भारत के नाम के बारे में अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको कहाँ से हमें हमारा जो भारत का नाम है वो कहाँ से आया भारत, और भारत के और किस किस नाम से हम भारत को जानते हैं, ये दोस्तों आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आता है तो इन जनरल आपके लिए नॉलेज के लिए ये वीडियो आपको देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो मैक्स मुलर का मत था कि आर्य कहाँ से आए और आर्यों का मूल स्थान क्या था, तो वो था दोस्तों, आपको याद रखना है, मध्य एशिया। इसे एशिया माइनर भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली फंसाता है, और अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जो इतिहासकार है उनका अलग अलग मत भी होता है। दूसरा नाम की बात करें तो आपको हाल ही में अभी जो प्रचलित है दूसरा नाम, वो क्या है? भारत है। दूसरा नाम क्या है? भारत है। और ये नाम कहाँ से पड़ा भारत का? तो वो आपको मैं बता रहा था, आप महाभारत देखते होंगे, और महाभारत में ही महाभारत विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य ही महाभारत को बोला जाता है, और रामायण को बोला जाता है। तो महाभारत में ही एक दोस्तों पौरव वंश का था। क्या नाम था? एक पौरव वंश का राजा रहता है, पौरव वंश चलता है, और पौरव वंश के ही जो एक वहाँ पर एक वंश चलता है पौरव में, कुरुवंश। क्या? कुरुवंश। कुरुवंश का ही एक राजा रहता है दुष्यंत, और दुष्यंत का ही पुत्र रहता है क्या? राजा भरत। इसी के नाम पे दोस्तों भारत का नाम आज हम पढ़ते हैं कि भारत का क्या नाम है? भारत है। तो आप राजा भरत के नाम पर जो इंडिया का क्या नाम पड़ा? भारत पड़ा। अगला नाम की बात करें तो दोस्तों अगला नाम है क्या? अगले नाम से क्या अपन बुलाते हैं भारत को? इंडिया। या इसके पहले अपन देख लेते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी भारत का जो है नाम है, हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया जाता है भारत को। ठीक है, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान बेसिकली कहाँ से नाम आया, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि दोस्तों भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी कौन आया है। मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। प्राचीन भारत में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए फारसियों ने, अर्थात फारस के लोगों ने। ठीक है, तो फारसियों का जो उच्चारण है वो स को, हमारी फेमस नदी है कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है, इसी को स को वो ह से उच्चारित करते थे, मतलब वो स पूरी तरीके से नहीं बोल पाते थे स, तो स को बोलते थे ह, अर्थात सिंधु को अपन वो क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। और हिंदुओं का देश ही क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। और कौन सा राजा था सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था? उसका नाम था दोस्तों, आपको याद रखना है, फारस अर्थात ईरान का था दारा प्रथम। दारा प्रथम जो तीसरी शताब्दी में 3rd सेंचुरी में भारत पर अटैक करता है। और सबसे पहले दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि दारा प्रथम ने ही भारत में लोहे का जो आविष्कार किया था। हालांकि वैदिक कल्चर में लोहे का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसका यूज़ किस प्रकार से करना है वो वैदिक कल्चर के लोग जो नहीं जानते थे। दारा प्रथम ने सबसे पहले अटैक किया भारत पर, और सबसे पहले लोहे का यूज़ किया किसने? दारा प्रथम ने। तो यहाँ से हमें हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और ये किसने दिया? तो आपको याद रखना है, सीधे सीधे फारसियों ने हिंदुस्तान नाम दिया। अगला है दोस्तों इंडिया। ठीक है, अब कई लोगों में कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि इंडिया जो है अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत का नाम इंडिया पड़ा, है ना। तो दोस्तों बताइएगा कि ये इंडिया में जो नीचे लिखा हूँ ये आपको दिख रहा है कि नहीं। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है,
तो मैं बता रहा था कि जो अगला नाम है हमारे देश का वो इंडिया कैसे पड़ा। कई लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अंग्रेज लोग भारत में आए और अंग्रेजों ने ही भारत को इंडिया कहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये क्लियर कट ये जान लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पहला अटैक फारसियों ने भारत पर किया और दूसरा जो अटैक है भारत में विदेशी दूसरा आक्रमण वो किसने किया, यूनानियों ने किया। ठीक है, यूनानी अर्थात ये एक ग्रीस, जो आज का देश है ग्रीस, उसी को प्राचीन काल में यूनानी बोला जाता था। और यूनानियों ने ही हमारी जो सिंधु नदी है उसको इंडस बोला, और इंडस के पार या इंडस में रहने वाले आदमी को ही अपन क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। तो ये बेसिकली 4 नाम आपको याद रखना है कि आर्यों ने आर्यव्रत नाम दिया, ठीक है। और महाभारत से हमने को भारत का नाम क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। और हिंदुस्तान किसने दिया, फारसियों ने दिया। और इंडियन नाम किसने दिया, तो यूनानी ने दिया। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात करी कि भारत के नाम की। और एक नाम दोस्तों, एक जम्बो द्वीप के नाम से भी भारत को उच्चारित किया जाता है। आपने नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होगे इस वीडियो लेक्चर में। तो जम्बो द्वीप हमें कहाँ से मिलता है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले या सबसे पुराने भारत में जो अभिलेख है वो किसके माने जाते हैं, अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। और अशोक के अभिलेख में ही हमें ये अवशेष या ये एविडेंस मिलते हैं कि भारत को क्या नाम से जाना जाता है, जम्बो द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों एक ब्रह्मव्रत के भी नाम से आप याद रखेंगे। भारत का अन्य नाम क्या है, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस साइड में, भारत का नाम ब्रह्मव्रत, ब्रह्मवर्त, ये 5वां नाम है भारत का, ब्रह्मवर्त के भी नाम से इसे जाना जाता है। इसके एविडेंस हमें पुराणों और जो ब्राह्मण साहित्य है वहां से हमें मिलता है कि भारत का नाम ब्रह्मवर्त है। और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि जो अभी वर्तमान में हरियाणा है, हरियाणा जो भारत में स्थित है उसी का पुराना नाम ब्रह्मवर्त था। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने बात करी भारत के अन्य नामों के बारे में। आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा कि भारत को कौन कौन से नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है उसको कवर करते हैं और आप देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर को, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में, अर्थात सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए हमें कहाँ से पता लगा कि भारत के लगभग 3000 साल पहले या 4000 साल पहले कोई सभ्यता विकसित हुई। 4000 साल पहले भी कई लोग रहते थे, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये कुछ एविडेंसेस है एंशिएंट हिस्ट्री के या कुछ सोर्सेज है हिस्ट्री के, जहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारे इंडिया में कई लोगों ने शासन किया। तो वो अपन दोस्तों टोटल पूरे जो सोर्सेज है हिस्ट्री के उनको 2 भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। वो कौन कौन से सोर्सेज है आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों साहित्यिक सोर्सेज, फर्स्ट है क्या, साहित्यिक सोर्सेज, इसे लिटरेरी सोर्सेज भी बोला जाता है। और दूसरा है दोस्तों पुरातात्विक सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, बेसिकली हम इसको डिफरेंस करके इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि साहित्यिक स्रोत किसे बोलते हैं, जब विदेशी आक्रमण भारत में आएंगे या विदेशी ट्रेवलर भारत में आएंगे तो वो अपनी किताबें लिखेंगे, कुछ हमें ग्रंथ मिलेंगे, उन्हीं को अपन डिस्क्राइब करते या उन्हीं को अपन ऐड करते कहाँ पे, साहित्यिक स्रोत में। और पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में अपन उन चीज़ों को रखते हैं जैसे कि कुछ अवशेष हो गया, क्या, कुछ अवशेष हो गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या रखते हैं, अवशेष, दूसरा है अभिलेख, तीसरा है दोस्तों कुछ सिक्के आ जाते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा भारत में सिक्के का आविष्कार सबसे पहले सिक्के किसने चलाया, तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि भारत में सबसे पहले सिक्के का प्रचलन किस वंश के शासकों ने चलवाया था। अगला है कुछ आ जाती है मूर्तियाँ, जैसा कि आप पढ़ेंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें एक अवशेष मिलता है या एविडेंस मिलते हैं कि मूर्ति कला की। और सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता की हमें एक कांस्य मूर्ति मिलती है जो किसकी है, नृत्य करती हुई बालिका की है।
तो मूर्तियां आ जाते हैं हमें पुरातात्विक सोर्सेज में। और एक स्रोत की बात करें तो क्या हो जाते हैं, इमारतें। जैसे आपको पता होगा भारत में बहुत सी प्राचीन इमारतें हैं। फॉर एग्जाम्पल फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली का क्या है, लाल किला, आगरा का ताजमहल, ये सारे के सारे इमारत में कवर हो जाते हैं। और वहीं बात करते हैं अपन अब किसकी, साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक सोर्सेज की बात करें तो आपको याद रखना है दोस्तों, साहित्यिक सोर्सेज को अपन फिर से 3 भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि साहित्यिक सोर्सेज में भी 3 मेनली या इम्पोर्टेंट बात करेंगे सोर्सेज की। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कौन सा, धार्मिक सोर्सेज अर्थात रिलीजियन सोर्सेज। दूसरा है नॉन रिलीजियन सोर्सेज अर्थात रिलीजियन सोर्सेज। और तीसरा होता है दोस्तों विदेशी आक्रमणकारी, सॉरी विदेशी आक्रमणकारी नहीं, विदेशी ट्रेवलर्स। जिसे बोलते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। तो बहुत सारे धार्मिक सोर्सेज आते हैं, कुछ नॉन रिलीजियस सोर्सेज आते हैं, कुछ विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, सॉरी विदेशी यात्री आते हैं। तो धार्मिक सोर्सेज में क्या क्या आते हैं आपको मैं वो बता दूं कि धार्मिक सोर्सेज की बात करें तो दोस्तों जैसे कि महाभारत, रामायण, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे धार्मिक सोर्सेज में आते हैं। यहाँ पर इसको भी फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया धार्मिक सोर्सेज में। कुछ हमारे पास क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। अगले है दोस्तों कुछ जैन ग्रंथ। आपको पता होगा जो प्राचीन काल के ही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे अगले आने वाली क्लासेस में। और जो तीसरा है दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बाद कुछ आ जाते हैं हमारे पास ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिलीजियन सोर्सेज में आते हैं। नॉन रिलीजियन सोर्सेज में जैसे कि अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन रिलीजियस सोर्सेज में आएंगे। वो बुक को अपन कवर करेंगे नॉन रिलीजियस सोर्सेज में, जो कि लेखकों या कवियों के द्वारा लिखे गए और विदेशी यात्रियों का ट्रेवलर्स। आगे बात करते दोस्तों इन सभी को अपन एक एक से कवर करते हैं कि साहित्यिक सोर्सेज कौन कौन से हैं, पुरातात्विक सोर्सेज कौन कौन से हैं। यहाँ पर पूरा कवर हो जाएगा आपके सोर्सेज को। सबसे पहले हमारा पहला ही अपन बात करते हैं साहित्यिक सोर्सेज की। साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में दोस्तों पहला अपन लेते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। आखिरकार बौद्ध साहित्य क्या थे, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक बौद्ध धर्म विकसित हुआ, गौतम बुद्ध के द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी। आपको ये तो बेसिक है यार, ये तो पता ही होगा। तो बौद्ध साहित्य की बात करें तो दोस्तों बौद्ध साहित्य में बेसिकली 3 पीटक अर्थात बौद्ध साहित्य को क्या बोलते हैं अपन, तो नोट्स में आप लिख लीजिए, बौद्ध साहित्य को अपन अन्य नाम से जानते हैं क्या, पीटक। और बौद्ध साहित्य में दोस्तों 3 पीटक हुए, इसीलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं, कितने पीटक हुए हैं, कितने पीटक के बारे में अपन पढ़ते हैं, 3 पीटक के बारे में पढ़ते हैं। और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिपीटक अन्य नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध साहित्य की भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा उस समय क्या था दोस्तों, जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि आखिरकार बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता क्या पड़ी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की भाषा की बात करें तो बौद्ध धर्म कौन से भाषा में लिखे गए हैं, तो आपको याद रखना है ये पाली भाषा में बौद्ध धर्म सारे के सारे लिखे गए हैं। मुख्य रूप से 3 पीटक थे, कौन कौन से थे वो, तो पहला ही था हमारा कौन सा, सूक्त पीटक, सूक्त पीटक। दूसरा है दोस्तों अभिधम पीटक, अभिधम पीटक। और तीसरा था कौन सा, आपको याद रखना है, तीसरा पीटक था विनय पीटक।
ये क्या क्या थे? सूक्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। इसके बारे में अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म में। आज यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि सूक्त पिटक में क्या है, इसमें बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं, अर्थात बुद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं, उसके बारे में हमें जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? सूक्त पिटक में। और बौद्ध संघ के नियम, अर्थात आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। आपको याद रखना है, बौद्ध संघ की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। और जो बौद्ध संघ है उसके नियम कहाँ पे लिखे हैं? सॉरी, बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं? बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में लिखे हैं। आपको मैं बता दूं बौद्ध संघ एक्चुअली होता क्या था, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जैसा कि आप अगर हिस्ट्री या पॉलिटी में पढ़ेंगे कि कोई भी एक संघ बनाते हैं, कोई भी धर्म या कोई भी एक समिति बनाती है, तो वहाँ पे कुछ मेंबर्स या कुछ सदस्य की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार बौद्ध संघ में ही टोटल 20 सदस्य अर्थात 20 सदस्य बौद्ध संघ में हुआ करते थे। और उनकी न्यूनतम एलिजिबिलिटी, और है ना, एलिजिबिलिटी के बारे में तो आपको पता होगा कि कौन सा व्यक्ति जो है बौद्ध संघ में शामिल हो सकता है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जो न्यूनतम आयु थी बौद्ध संघ में शामिल होने की, वो कितनी थी? 15 वर्ष थी। आगे बात करते हैं अब अभिधम पिटक की। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें अभिधम पिटक सबसे बाद में इसकी स्थापना की गई है, इसकी रचना की गई। अशोक के समकाल अर्थात अशोक के शासनकाल में अभिधम पिटक की रचना की गई थी। और किसने की थी? तो आपको याद रखना है महावीर गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। आनंद ने ही अभिधम पिटक की स्थापना की थी। और इसमें क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है, बौद्ध भिक्षु, किसकी? जो बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु थे, उनकी जीवनी के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? ये पता लगता है हमें अभिधम पिटक से। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया होगा बौद्ध साहित्य के बारे में। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हुए, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। दोस्तों इसके रचना के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सूक्त पिटक की रचना किसने की, अभिधम पिटक की रचना किसने की और विनय पिटक की रचना किसने की। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो सूक्त पिटक है इसकी रचना किसने की थी? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने की थी। किसने की थी? आनंद ने की थी। और अभिधम पिटक की बात करें तो दोस्तों अभिधम पिटक की जो रचना की थी मोगलीपुत्तम ने की थी। किसने की थी? मोगलीपुत्तम ने की थी। अगला है हमारा विनय पिटक। और विनय पिटक की दोस्तों और एक जो है बौद्ध धर्म का और एक शिष्य होता है गौतम बुद्ध का, वो कौन था? उपाली। उपाली ने जो है विनय पिटक की रचना की थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्त पिटक की रचना किसने की थी? तो आनंद ने की थी। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। अगला है हमारा दोस्तों, अगला अपन बात करते हैं अब जैन साहित्य के बारे में। आखिरकार जैन साहित्य से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। हाँ, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और सोर्सेस में बौद्ध साहित्य से हमें मौर्य काल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। काय से? बौद्ध साहित्य से। और अगला है, हम पढ़ते हैं अब दूसरे नंबर पे कौन सा साहित्यिक सोर्स में ही दूसरा है, हो जाता है हमारा क्या? जैन धर्म अर्थात जैन साहित्य। जैन साहित्य भी दोस्तों आप अगर कंपैरिजन करते हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, डिफरेंस इतना है, कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। आगे बढ़ते हैं जैन साहित्य की। तो आपको याद रखना है, जो जितने भी जैन साहित्य या जैन ग्रंथ है इनको क्या बोलते हैं? जैसा कि आपको अपन बौद्ध ग्रंथ को क्या बोलते थे? पिटक बोलते थे। तो वहीं जैन ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? आगध बोलते हैं। आपको याद रखना है, जैन ग्रंथ को क्या बोलते हैं? आगध बोलते हैं। ठीक है, और इनकी रचना किस भाषा में की गई? जैसे कि बौद्ध साहित्य की रचना हमने पाली भाषा में पढ़े थे, उसी प्रकार से जैन साहित्य की रचना जो किस भाषा में की गई थी? प्राकृत भाषा में की गई थी। दोस्तों
एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये याद रखेंगे कि आखिरकार प्राकृत और पाली भाषा होती क्या है। तो उस समय क्या एक प्रचलन चल रहा था कि वर्चस्व बहुत ज़्यादा शामिल हो गया था ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण अधिकतर संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, जो कि आम बोलचाल की भाषा के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन भाषा हुआ करती थी। तो जो साधारण लैंग्वेज थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, वो कौन सी थी? प्राकृत और पाली भाषा। इन्हीं भाषाओं में जैन साहित्य लिखे गए। ठीक, प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखे। और आपको ये याद रखना है, सबसे प्राचीन जैन साहित्य अर्थात सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ वो कौन सा है? तो वो है पुव्वो। पुव्वो जो है एक जैन धर्म का, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य में आप पढ़ेंगे महाभारत जो एक ग्रंथ है ब्राह्मणों का, उसी प्रकार से जो पुव्वो है वो जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? पुव्वो है, जिसकी रचना ही किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। तो पुव्वो की रचना किसने की थी? आपको याद रखना है, महावीर स्वामी। और कौन थे महावीर स्वामी? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। हालांकि जैन धर्म के जो इसके स्टार्टिंग भी जो संस्थापक हुए ऋषभदेव, वो उन्हें जैन धर्म की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक स्थापना जो बोलना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो जैन धर्म प्रफुल्लित या प्रचलित हुआ महावीर स्वामी के शासन, महावीर स्वामी के समय। तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आपको ये याद रखना है, 24वें क्या थे? तीर्थकर थे। कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला अपने को याद रखना है क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण। भर भर के विदेशी यात्रियों ने भारत का विवरण दिया और भारत के बारे में इतनी ज़्यादा बड़ाई की। बड़ाई भी करते क्यों ना, क्योंकि भारत था ही इतना इम्पोर्टेंट और था ही क्या? सोने की चिड़िया। तो तीसरा है हमारा साहित्यिक स्रोत में आता है, तीसरा आता है दोस्तों साहित्यिक स्रोत में विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे पहला ह्वेनसांग। ये किसके शासन काल में आया था? तो मैं आपको बता दूं, ह्वेनसांग। ये चीनी यात्री था ह्वेनसांग। और पुष्यभूति वंश का एक महान और प्रतापी शासक रहता है। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन काल में ही ह्वेनसांग भारत में आता है और काफ़ी ज़्यादा बखान करता है इंडिया के बारे में। तो कुछ विदेशी यात्रियों का आगमन जो भारत में हुआ, इसके बारे में अपन ने जाना। अगला है दोस्तों कुछ नॉन रिलीजियस सोर्सेज भी आते हैं। चौथा अपन पढ़ते हैं नॉन रिलीजियस अर्थात गैर धार्मिक सोर्सेज की। गैर धार्मिक से मतलब ये है कि जो धर्म के लिए जो बुक नहीं लिखी गई, जैसे कि अर्थशास्त्र के बारे में आप पढ़ते होंगे। तो किसने लिखा था अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य, या इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। दोस्तों काफ़ी फेमस बुक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र आपको अगर इसका नाम, अगर इसका शाब्दिक अर्थ की अगर अपन उस पर जाए तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है और इसमें सारा का सारा कैसे प्रशासन करना चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। दूसरा है दोस्तों इंडिका। एक इंडिका आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत रहता है कि जो किसके साथ आता है? किसके साथ आता है आपको पता होगा, महान सिकंदर। ठीक है, सिकंदर महान के साथ मेगास्थनीज जो आता है भारत, उसके साथ आता है और जब पराजित करता है। हालांकि इसके संबंध में कई सारी कहानियां हैं सिकंदर के बारे में, वो अपन बाद में बात करेंगे जब सिकंदर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी? इंडिका लिखी। अगली बुक का नाम है दोस्तों महाभाष्य अर्थात महाभाष्य।
ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी महाभाष्य। पतंजलि, ठीक है। पतंजलि एक कवि रहता है जो कि आपको पता, आप जब पढ़ेंगे पतंजलि के बारे में आपको पता लगेगा। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। अगला है दोस्तों एक महाकाव्य होता है मुद्रा राक्षस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आया है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते तो ये आपको जो क्वेश्चन है टकराते ही होंगे। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी, ठीक है। अगली बुक का नाम दोस्तों आपको याद रखना है पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसकी रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। अगली बुक है जो आपको याद रखना है वो कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम, जो काफी फेमस बुक है महाकवि कालिदास की, अभिज्ञान शकुंतलम। महाकवि कालिदास ने लिखी। किसने लिखी? महाकवि कालिदास, जिसने संस्कृत में रामायण की रचना भी की थी, आपको ये भी मैं बता दूं। अगली बुक होती है दोस्तों अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी। तो ये कुछ हमारी नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक सोर्सेज हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जैसे कि अपन बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं बात करें इंडिका की, तो इंडिका से भी हमें दोस्तों मौर्य काल के बारे में ही जानकारी मिलती है। और आपको याद रखना है महाभाष्य अर्थात पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य लिखी थी, इसमें हमें दोस्तों शुंगों के शासनकाल में, जो शुंगों का जो शासनकाल है उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? महाभाष्य से मिलती है। क्योंकि जो पतंजलि होता है वो शुंगों के दरबार में ही एक कवि रहता है, तो उस शुंगों का कैसा शासनकाल भारत में चला उसके बारे में हमें जानकारी महाभाष्य से मिलती है। और बात करें दोस्तों मुद्रा राक्षस की, तो यहाँ से हमें जो मध्य प्रदेश का जो समृद्ध जीवन था उसके बारे में, मध्य प्रदेश के शासन या प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो साइड में कॉर्नर में जो रेड वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, उसे दबाकर मेरे चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।